नमस्कार। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। निराला की यह उक्ति कथा उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद विश्व साहित्य की जो विभूति हैं उन पर कही गई थी। आज जन्मदिन विशेष पर मैं इस कक्षा को उन्हें ही समर्पित करती हूँ। 31 जुलाई 1880 में ग्राम लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश में माता आनंदी देवी एवं मुंशी अजायब राय के घर धनपत राय के रूप में उनका जन्म, जो लेखन क्षेत्र में नवाब राय के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ। हिंदी के महान कथा एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद अब विश्व साहित्य की विभूति बन चुके हैं। स्वाधीनता के पश्चात उनकी प्रसिद्धि देश काल की परिसीमा का अतिक्रमण कर वैश्विक रूप धारण कर चुकी है। इनके साहित्य के अवगाहनोपरांत ऐसी प्रतीति होती है कि वे मात्र साहित्यकार ही नहीं वरन विशिष्ट रूप में भारतीय नवजागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन की उपज एवं अभिव्यक्ति थे। इस महान विभूति को उनकी जयंती पर हार्दिक श्रद्धांजलि एवं कोटिशः नमन एवं आप सभी पाठकों एवं सुधीजनों को अमित शुभकामनाएं। आज जयंती विशेष पर मैं भी उनके साहित्य का कुछ कोना आपके साथ साझा करने आई हूँ इस परिचर्चा के माध्यम से। उनका साहित्य इतना बृहद एवं व्यापक है कि समस्त का अवगाहन तत्काल संभव नहीं है। व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से इस पर परिचर्चा अवश्य हो सकती है। तो फिर देर किस बात की, आज शुभ दिवस को ही क्यों न इसका श्री गणेश किया जाए। अब मैं आती हूँ विषय की ओर। तो आज का विषय है उनकी कालजयी रचना गोदान का महाकाव्यत्व। यह प्रश्न उठता है कि गोदान के महाकाव्यत्व पर विचार करते हुए समय सबसे पहले हमारे समक्ष गोदान को महाकाव्य क्यों माना जाए, यही प्रश्न बराबर उठता है। क्योंकि ये दोनों साहित्य की अलग अलग विधाएं। महाकाव्य एक पद रचना है जबकि उपन्यास एक गद्यात्मक विधा। रूप पक्ष की दृष्टि से भी आकार की दीर्घता एवं विषय की विवरणात्मक तारतम्यता को छोड़कर उपन्यास और महाकाव्य में कोई दूसरी समानता नहीं है। महाकाव्य की स्थिरता और निश्चितता उपन्यास की अनिश्चितता और प्रयोगवादिता से मेल नहीं खाती। यदि महाकाव्य एक मृत विधा है तो उपन्यास जीवंत एवं विकासशील। फिर गोदान महाकाव्य क्यों? वास्तव में मरते हुए महाकाव्य के गर्भ से ही उपन्यास का जन्म होता है। महाकाव्य सामंतवादी समाज व्यवस्था का श्रेष्ठतम काव्य रूप या सामंतवादी व्यवस्था के ह्रास के साथ महाकाव्य क्रमशः मरता गया और उसका स्थान उपन्यास ने ग्रहण किया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उपन्यास का जनक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और उसी मार्ग पर उपन्यास भी अग्रसर होता गया। बेहिचक कहा जा सकता है कि उपन्यास आज की सर्वाधिक सशक्त विधा है। कुछ अंतरों के बावजूद भी उपन्यास और महाकाव्य में कोई मौलिक विरोध नहीं है। महाकाव्य और उपन्यास के इस अंतर को गोदान के प्रसंग में रखना अत्यावश्यक है। जब हम गोदान को महाकाव्यत्व की पृष्ठभूमि में रखकर उसका अवलोकन करते हैं तो हमारा बल इस बात पर रहता है कि इस
में अवध प्रांत के ग्रामीण परिवेश का चित्रण बड़े पैमाने पर गहराई के साथ किया गया है, जिसमें भारतीय जीवन का सामाजिक यथार्थ अपने समस्त वैविध्य, सामाजिकता और व्यापकता के साथ उपस्थित हुआ है। उपन्यास को इसी समस्या मूलक तत्वों के कारण महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। अंग्रेजी में टॉलस्टॉय का वार एंड पीस, पर्लवक का गुड अर्थ, जेम्स जॉयस का यूलिसिस इत्यादि महाकाव्यात्मक उपन्यास हैं। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद कृत गोदान, जसपाल कृत झूठा सच, अमृतलाल नागर कृत बूंद और समुद्र महाकाव्यात्मक उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। उपन्यास को महाकाव्य कहने की पद्धति का आरंभ पाश्चात्य साहित्य में हुआ है। उपन्यास और महाकाव्य में अभिव्यक्ति और स्थापत्य का अद्भुत साम्य होने के कारण दोनों एक दूसरे के विशेषण बन जाते हैं। इन दोनों के पारस्परिक साम्याधार पर दो पारिभाषिक शब्दों की व्युत्पत्ति हुई, महाकाव्यात्मक उपन्यास और औपन्यासिक महाकाव्य। गोदान के महाकाव्यत्व के प्रश्न पर आलोचकों के बीच मतभेद है, किंतु ऐसे आलोचकों की संख्या न्यून है जिन्होंने इसे समुचित स्थान प्रदान किया और महाकाव्य की संज्ञा से अभेद किया। हंसराज रहबर की दृष्टि में गोदान प्रेमचंद की सर्वोत्तम कृति है। यह एक महाकाव्य है। जगदीश पांडे के विवेकानुसार प्रेमचंद जी का यह उपन्यास विविधा संपन्न महाप्रबंध है। डॉक्टर राम दुलारे वाजपेयी के मत से हमें अंतर्विरोध की बू आती है। इन्होंने लिखा है कि शास्त्रीय शब्दावली के अनुसार गोदान में आधिकारिक और प्रासंगिक दो कथाएं पाई जाती हैं। गोदान के संदर्भ में उनका यह कथन महाकाव्यानुकूल है, किंतु अपने गोदान शीर्षक निबंध में उन्होंने उपन्यास और महाकाव्य को दो भिन्न साहित्य प्रकार मानते हुए उपन्यास को एपिक नॉवेल की संज्ञा देने को साहित्य दृष्टि से समीचीन माना है। उनके अनुसार महाकाव्य राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधि चित्र होता है, जबकि गोदान इस विशेषता से रहित है। गोदान में वीर भावना भी नहीं है, जिससे महाकाव्य ओतप्रोत होता है। उनका निष्कर्ष है कि गोदान में न तो महाकाव्य कैसे औदात्य और उत्कर्ष समारंभ आया है और न गहनतम उच्छ्वास सा सीमित और तन्मयताकारी प्रभाव ही व्यक्त हो पाया है। वाजपेयी जी भी प्रेमचंद की आलोचना दोष से ग्रस्त है। जब हम उपन्यास को महाकाव्य कहते हैं तो यह प्रयोग लाक्षणिक होता है। उपन्यास का एक प्रकार ऐसा होता है जो अपनी व्यापकता, गहराई और वैविध्य में महाकाव्य के सदृश होता है। गोदान का यह कथानक भारतीय परिवेश के ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति पर आधारित है। कथानक की इन विशेषताओं के कारण गोदान परिपूर्णता और विस्तार देता है। हम इसे महाकाव्य की संज्ञा प्रदान कर सकते हैं। किसानों की गाथा के व्यापक फलक के आधार पर यह अविस्मरणीय कृति है। प्रेमचंद ने तत्कालीन ग्रामीण जीवन का चित्रण इस रचना में प्रस्तुत किया है। यद्यपि ग्राम्य जीवन और संस्कृति बहुत अधिक नहीं बदली है, फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांव के जीवन में काफी बदलाव आया है। प्रेमचंद ने जिस जीवन का चित्रण किया है उसके अवशेष वर्तमान समय में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है।
गोदान की पृष्ठभूमि अधिकांश कृषि समस्याओं से संबद्ध है। विषय वस्तु की उस व्यापकता से इसकी महाकाव्यात्मकता सिद्ध होती है। नायक की दृष्टि से विचार करने पर गोदान की समस्त श्रेष्ठता और महाकाव्यात्मकता होरी में सन्निविष्ट हो जाती है। उसमें भारतीय कृषि जीवन का गौरव संपूर्णतः स्वानुभूत है। वह उत्तम खेती, मध्यम वान, नीच चाकरी, भीख निदान जैसी लोकोक्ति पर विश्वास करता है। यही कारण है कि अंततः अपने कृषि व्यवसाय को नहीं त्यागना चाहता। पैसे को दांत से पकड़ने की मनोवृत्ति किसानों का एक स्वाभाविक गुण है। होरी भी इसका अपवाद नहीं है। होरी में अपने कृषि जीवन से संबंधित मिथ्या गौरव भाव तो दृप्त होता ही है, किंतु वह घमंडी नहीं है। उसमें औदात्य और अभिनय नहीं है, वह औद्धत्य नहीं है। सामान्य लक्षण संपन्न जीवन व्यतीत करते हुए भी वह वैलक्षण्य से विमंडित है। इस आधार पर भी गोदान की महाकाव्यता सिद्ध होती है। गोदान की नागर और ग्रामीण कथाएं कुछ समीक्षकों की दृष्टि में असंबद्ध सी प्रतीत होती हैं, किंतु यह मान लेने पर कि भारतीय जीवन धारा की मंदाकिनी के दो तटबंध हैं, जिसके एक तटबंध पर नागरिक जीवन और दूसरे पर ग्रामीण जीवन अवस्थित है, तो समाधान निकल ही आता है। दोनों में से किसी एक पक्ष का वर्णन होने से भारत के ग्रामीण जीवन की संपूर्णता का निर्वाह न हो पाता है। गोदान के विभिन्न पात्रों के माध्यम से जातीय जीवन और संस्कृति के इस शुक्ल पक्ष का उद्भावन हुआ है। इसके साथ ही तत्कालीन समाज व्यवस्था के विभिन्न दोषों और वैषम्य का उद्घाटन भी हुआ है। इसी कारण गोदान दो युग संदर्भ का प्रतिनिधि उपन्यास भी कहा जाता है। मेहता, राय साहब, खन्ना, मालती इत्यादि चरित्रों का आविर्भाव गोदान की प्रासंगिक कथा के अंतर्गत आता है तथा होरी, गोबर, धनिया, झुनिया आदि चरित्रों का आविर्भाव आधिकारिक कथा के अंतर्गत है। ये सब तत्व गोदान की महाकाव्यात्मकता सिद्ध करने में सहयोग ही प्रदान करते हैं। गोदान शीर्षक भी स्वयं में बहुत सारगर्भित है और महाकाव्यात्मक शीर्षक है। इस शीर्षक में उपन्यास के उद्देश्य व्यंग, करुणा, कृषि संस्कृति, सरलता, ऋजुता, देहावसान मूलक पटाक्षेप इत्यादि की व्यंजना हो जाती है। जिस व्यक्ति को गाय खरीदने की अपनी एकमात्र आकांक्षा की पूर्ति करने का अवसर नहीं मिलता, उसके मरने पर गोदान की व्यवस्था हो, यह हिंदू समाज का खोखलापन है। और यह गोदान भी 20 आने पैसे हैं। इस प्रकार व्यंग और करुणा का यह मिश्रित रूप गोदान शीर्षक से ही संभव था। महाकवि अपने महाकाव्य में अपने युग की संस्कृति और सामाजिक चेतना को उसकी संपूर्णता के साथ अभ्युदित करता है। रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, महाभारत इत्यादि इसी प्रतिमान पर महाकाव्य हैं। महाकाव्य इस वैशिष्ट से मंडित होने के कारण ही गोदान को भी महाकाव्य कहा ही जा सकता है। यह भी एक सत्य है कि आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है और इस कारण भी महाकाव्य का प्रतिनिधित्व उपन्यास ही करने लग गया है। काव्य क्षेत्र में महाकाव्य के स्थान पर मुक्तक कविता ही प्रतिष्ठित हो पाई है। कविता के माध्यम से प्रायः जीवन की छंदबद्ध खंडानुभूति ही
अव्यक्त हो पाती है। जीवन दर्शन और समाज बोध के सामंजस्य का निरूपण अब उपन्यास के ही माध्यम से संभव है। इस प्रयत्न में गोदान की सफलता असंदिग्ध है। तो आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करती हूँ, पर आप ऐसा न समझें कि प्रेमचंद का कृतित्व 1-2 कक्षा में ही सिमट जाएगा। यह तो श्रृंखला चलेगी। अगली कक्षा में श्रृंखला की अगली कड़ी को आपके समक्ष लेकर मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए